हेलो साथियों, नमस्कार। AN247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप कर रहे हैं मेरे साथ सभी सब्जेक्ट का रिवीजन। 12th वाले बच्चे एग्जामिनेशन देने चले गए हैं, अब 10th वालों की बारी है। आप आराम नहीं करें, अब उठें और तैयारी में लग जाएं। अभी भी बच्चे भटक रहे हैं, तो रिवीजन का मतलब है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा दें, और वो भी कैसे? महत्वपूर्ण प्रश्न के द्वारा, जो प्रश्न कभी न कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए उनके द्वारा। तो बहुत सारा चैप्टर मैंने करवाया, उसके बाद भी एक चैप्टर नहीं करवा सके थे रिवीजन में। क्लास में तो वही गया है ना, कि कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, ये चैप्टर नहीं हुआ था, तो आज उसी चैप्टर को लेकर के आए हैं और उससे पूछे गए प्रश्न के द्वारा और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक 15 मिनट का क्लास होगा। अगर आप इसमें अंत तक बने रहेंगे तो कुछ न कुछ नंबर आप यहां से लेकर के जाएंगे, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, ये कार्बन उसके यौगिक से है। तो कार्बन के बारे में पता है आपको? कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 है। कार्बन की संयोजकता की बात करेंगे तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे। ये कार्बन है। अब और कुछ प्रश्न, कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट है। ये भी पूछा जाता है आपसे, कार्बन के अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। ऐसे भी प्रश्न पूछता है, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। उसी का फॉर्म है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पे आगे। अब एक और प्रश्न आता है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक के तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो आपको पता है कि हम क्या लिखेंगे वहां पे, कि कार्बन में श्रृंखलन बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण है कार्बन के अंदर, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाएगा, इस तरह से, है ना। इस तरह से कार्बन जुड़ता चला जाता है आपस में। इसीलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक के तुलना में बहुत अधिक है। करोड़ों कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं। पहला कौन बना था? यूरिया बना था, बोहलर के द्वारा बनाया गया था यूरिया। ये सारी बातें हैं छोटी छोटी, जिसे आपको जानना चाहिए। उसके अलावा फिर हम प्रश्न पर आते हैं और इन प्रश्नों की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक जितना बात बोले हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल है। देखिए, पहला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सरल भाषा में, अपने भाषा में आपको जवाब देना है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, किताबी भाषा से बचना है। बिल्कुल अपने लैंग्वेज में आप कहेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात है तो वैसा कोई भी यौगिक लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा CH4 मीथेन है, जैसे आपने लिखा बेंजीन C6H6 है ना, जैसे आपने लिखा CH3OH मेथेनॉल है। कोई भी ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है उसे हम लोग का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की प्रकार की अगर बात करेंगे तो जनरली 2 प्रकार आप लिखेंगे। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त क्या है? तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहचानना भी सीखेंगे आप। अगर एक और बात करें कि इसमें एक और कहीं कहीं लिखता है, एक बताता है आपको कि एलिफैटिक, है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सीधी श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन रहेगा बिल्कुल इस तरह से जुड़ा जाएगा तो एलिफैटिक कहलाएगा। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो बंद श्रृंखला का निर्माण करेगा। इस तरह से ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे बेंजीन है, बंद श्रृंखला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, मेथेन का फॉर्मूला CH4। तो CH4 जो है वो इस तरह से एक ही कार्बन है, खैर उसमें अगर लंबी कार्बन की श्रृंखला ऐसे ओपन चेन चलता जाएगा वो हो जाएगा एलिफैटिक, और अगर बंद श्रृंखला वाला है उसे हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। यहां से बात समझ सकते हैं आप। तो आप समझ चुके होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, और उदाहरण भी आपके पास क्लियर है। ठीक है,
यहां से आप ध्यान रखेंगे संतृप्त, असंतृप्त, एलिफैटिक, एरोमेटिक। अब यहां से एक बात और आप जानिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें एक होता है एल्केन, है ना, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, है ना। ये क्या है ये भी समझे, आप रिवीजन कर रहे हैं, उम्मीद है आपको पता होगा सारी बातें। एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, समान सूत्र CnH2n प्लस में 2, जहां बताए थे n कार्बन की संख्या है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2। इसमें क्या होता है, एल्केन में कार्बन यौगिकों के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। समझ गए? तो ए है एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फॉर्मूला आप लिखेंगे जैसे ही तो पता चल जाएगा। जैसे एक कार्बन आप लेते हैं, 2 कार्बन ले तो C2H6, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा अगर आ गया तो हम बहुत डिटेल जा रहे हैं, इतना नहीं, रिवीजन में ये आपको पता होगा, ये हो जाता है एथेन। अगर कार्बन के दुगना ही आपको हाइड्रोजन लेना है C2H4 तो ये हो जाता है एथीन, है ना। और अगर कार्बन के दुगना से 2 से भी कम, दुगना से 2 करेंगे और फिर 2 कम यानी C2H2, ये हो जाता है एथाइन, है ना। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो दिखेगा वो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेगा। पूरी कहानी बता दी कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है और हाइड्रोकार्बन क्या है। इसी तरह से डिटेल डिस्कशन के लिए हम जाने जाते हैं और एक एक प्रश्न से कई प्रश्न हम आपको करवा सकते हैं। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो और बेहतरीन प्रश्न आपको मिलता रहेगा एग्जामिनेशन के अंत तक। अब चलिए देखें, अब है समावयवता क्या है ना, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। ये सारी बात आप नोट करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे और बिल्कुल अपने नोट्स में देखेंगे, सब यही प्रश्न मिलेगा और क्वेश्चन बैंक में देखेंगे इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। समावयवता क्या है? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन भौतिक गुण रासायनिक गुण में भिन्नता पाई जाती है, अलग होते हैं, उससे हम लोग समावयवता कहते हैं। और जो बन करके तैयार होता है उसे समावयवी कहा जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला आप लेंगे तो C4H10 होगा, C4H10 ये क्या है, ब्यूटेन है ना। अब ब्यूटेन को आप कैसे लिख सकते हैं, ये ब्यूटेन है, लिखने का तरीका आपको पता है ना। नाम के लिए क्लास और हम बनाएंगे आपके लिए। ये है, सभी जगह हाइड्रोजन पुट करेंगे, 3 2 5 2 7 3, हाँ 3 2 5 2 7 3 10 हो गया, हाँ C4 सही है, फॉर्मूला यहाँ गलत है, C4H10 होता है, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा लेना है, ठीक है। 10 हो गए। एक तरह से ब्यूटेन को ऐसे लिखेंगे, दूसरा ब्यूटेन को कैसे लिखा जा सकता है, कार्बन की संख्या 4 ही रहेगा, देखिए 1 2 3। अगर हम यहां पर एक कार्बन को लगा दें तो नेम अब बदल जाएगा, इसका नेम बदल करके क्या हो जाएगा इसका, ऐसे तो हम लोग इसे एन ब्यूटेन भी कहेंगे, है ना, इसको आइसोब्यूटेन कह देते हैं, लेकिन एक नेम इसका और क्या हो जाता है, अगर आईपीएससी आप सीखे होंगे तो 1 2 3 प्रोपेन है, ये मेन चेन है, साइड चेन यहां पर ये जुड़ गया है इसके साथ और दूसरे कार्बन के साथ है, इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेन भी हो सकता है, 2 मेथिल प्रोपेन। तो नाम चेंज हुआ, एक ब्यूटेन है दूसरा प्रोपेन है, भौतिक गुण रासायनिक गुण बदलना निश्चित हो जाता है। तो आप कहेंगे कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान होता है, भौतिक रासायनिक गुण में भिन्नता पाई जाती है, उसे समावयवता कहते हैं। पेंटेन लेंगे, पेंटेन से भी कई बनाया जा सकता है, हेक्सेन से भी कई बनाए जा सकते हैं, आप बना करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है समावयवता। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अभिक्रियाशील समूह क्या है? कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल इससे पूछे जाते हैं। तो अभिक्रियाशील समूह के बारे में या क्रियाशील समूह के बारे में आप क्या कहेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण और भौतिक गुण निर्भर करता है ना, कि उस पे ही उसका भौतिक रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं या अभिक्रियाशील। इसका उदाहरण हो जाता है, जैसे आप नाम सुनेंगे, ये एल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOR एस्टर है ना। और क्या होता है, O से डबल बॉन्ड लगाएंगे, ईथर होगा,
NH2 लगाएंगे आमीन होगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्रियाशील समूह है, और किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ेंगे उसका नाम ही बदल जाएगा, उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एल्कोहल जुड़ेगा तो उसका नाम एल्कोहल में बदल जाएगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। COOH जैसे ही जोड़ेंगे उसमें अम्ल लगना लगेगा, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, है ना, ओइक अम्ल जुड़ जाता है उसमें, मेथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, उसका भौतिक गुण रासायनिक बदला, कहां अल्कोहल और कहां अम्ल है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ेगा तो उसका बिल्कुल भौतिक गुण रासायनिक गुण बदल देता है, उससे ही हम लोग क्रियाशील समूह कहते हैं। एल्डिहाइड लगेगा तो अल लगने लगता है, OH लगता है तो ऑल लगता है, COOH रहता है तो ओइक अम्ल लगता है ना। कीटोन एक होता है, CO को कहा जाता है कीटोन, है ना। तो ये सारी बातें आप पढ़ा चुके हैं डिटेल क्लास में, लेकिन यहाँ आपको उदाहरण वहां पे लिखना है। और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछ देता है कि एल्डिहाइड का अनुसूत्र क्या होता है, तो एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, एस्टर का COOR होता है। उम्मीद है आप सारी बात को समझ पा रहे होंगे और बिल्कुल देख रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, और एक बार पूरे आपके माइंड में फिर से रिवीजन हो रहा होगा और बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे आप इन प्रश्नों के साथ। नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या होता है कि दो कार्बनिक यौगिक के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस पाया जाता है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, जैसे हमने लिखा CH4, अगला हम लिख रहे हैं C2H6, तो यहां डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इससे ज्यादा है, एक कार्बन ज्यादा है, यानी इसके बीच में डिफरेंस है CH2। तो ये समजातीय श्रेणी आपस में बन गई, है ना। जैसे आप लगा सकते हैं CH3OH मेथेनॉल है, C25OH, C2H5OH ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है। यहां भी जब आप डिफरेंस देखेंगे तो एक कार्बन यहां ज्यादा है और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर डिफरेंस हो जाएगा CH2। तो ये आपस में समजातीय श्रेणी है, ठीक है। अपमार्जक क्या है, यह साबुन का स्थान क्यों ले लिया, ये आपने पढ़ा कि साबुन का पहले आविष्कार हुआ, लेकिन साबुन क्या किया कि साबुन को जब खारे पानी से रिएक्शन कराया गया, चाहे उसमें उसका उपयोग किया गया, तो वो झाग ही नहीं देता था। कारण था कि खारे जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले रहते हैं उसके साथ वो अभिक्रिया करके लवण बना लेता है, और देखेंगे कि झाग नहीं बनेगा और अविलेय पदार्थ बन जाता था। रिएक्शन में दिखाया गया है आपको। तो उसके जगह पे अब आया अपमार्जक, जो बेहतरीन सफाई भी दिया, और वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन घुले हुए थे कठोर जल में, खारे जल में, उससे वो रिएक्शन करके लवण नहीं बनाया बल्कि झाग उत्पन्न किया। और इसीलिए साबुन के स्थान पे हम लोग अपमार्जक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब उच्च वसीय अम्ल का ये हाइड्रोजन सल्फेट का व्युत्पन्न होता है अपमार्जक, जिसके कारण इससे सफाई अच्छी होती है और इसका उपयोग हम लोग कपड़े धोने में करते हैं, ठीक है। अपमार्जक का कारण ये है। उसके बाद कुछ रिएक्शंस और भी रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, जैसे एक है संकलन अभिक्रिया, है ना, जिसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कुछ भी असंतृप्त में डबल बॉन्ड वाले भी आ सकते हैं, इधर R लिख सकते हैं आप, कुछ यहाँ पे समूह जुड़े रहते हैं, एल्किल ग्रुप, यहां भी R लिख सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड मींस असंतृप्त है। इसका जब हम लोग हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, हाइड्रोजन से विक्रिया कराएंगे निकल की उपस्थिति में, तो ये असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये बदल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे, और इधर 4 आपका ये जो था ये यहीं पे रहेगा ये। तो अब डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। तो असंतृप्त से ये संतृप्त बनने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं, और इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। इस बात को याद रखिए, आपसे पूछता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। और हाइड्रोजनीकरण क्या है कि निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है उसे ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम ध्यान रखेंगे। संकलन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अलग है, जो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अधिक क्रियाशील यौगिक तत्व के द्वारा यौगिक में से कम क्रियाशील को विस्थापित कर दिया जाता था। जैसे सोडियम से कॉपर सल्फेट का कराते थे लोहा के साथ, तो कॉपर विस्थापित हो जाता था, फेरस सल्फेट बन जाता था। यहाँ पे प्रतिस्थापन है। यहाँ पे क्या होता है कि ये मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराया जाता है तो एक एक करके इसके सारे हाइड्रोजन, 3 स्टेप में रिएक्शन वहां दिखाए हैं, वो सारे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं और उसके जगह पे क्लोरीन आ जाता है, और ये अभिक्रिया को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये सूर्य के विसरित प्रकाश में घटित होता है। सूर्य के विसरित प्रकाश में ये घटित होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन बारी बारी से क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाए। ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमीन के द्वारा, हैलोजनीकरण भी कहते हैं। हाँ, इस अभिक्रिया का एक नाम है, ठीक बोला आपने, हैलोजनीकरण, है ना। हैलोजनीकरण भी इसका नाम है। हैलोजन ग्रुप किसे कहे हैं? अवर सारणी का वर्ग 17, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन मौजूद है। तो किसी भी को लेंगे आप हैलोजन ग्रुप के तत्व को और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हैलोजन वाले जो तत्व रहेंगे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन, एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। और फाइनली तो हम लोगों ने देखा था कि सारे हाइड्रोजन विस्थापित हो गए और सभी जगह पर क्लोरीन आ गया था। और ये कौन सा यौगिक बना था? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसका नाम हो गया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक सहसंयोजक यौगिक है ना। ये बना था और इधर लास्ट में निकल करके HCl बनते चला गया था। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हाइड्रोजनीकरण को कहते हैं संकलन अभिक्रिया। अब एस्टरीकरण, नाम से ही आपको पता है कि क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। सारे रिएक्शन आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड पर भी हम सारे रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे और देख करके इसे बार बार लिखने का और सुन करके ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं से भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। कार्बन यौगिक से डरना क्या है? वेरी सिंपल चैप्टर है ये। आप 12th में जाएंगे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस पे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। 12th के क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, उस पे बात करते हैं। तो एस्टरीकरण क्या है? तो जैसा कि नाम ही एस्टर बनेगा। कैसे बनता है? तो इसमें क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल लेते हैं CH3COOH, और क्या लेते हैं? तो लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, एथेनॉल बोले तो अल्कोहल, है ना। अब क्या होता है, इस जब आपस में ये रिएक्शन करते हैं दोनों, तो आप देखेंगे एस्टर बनता है। कैसे बनता है? CH3 यहीं पे रहेगा, सांद्र H2SO4 इसमें उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या, CH3 यहां रहेगा, C डबल बॉन्ड के साथ यहां रहेगा, OC2H5 यहां पे आप लिख सकते हैं, ये बनता है। ये आपका एस्टर है ना। इस तरह से ये अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण बना तो साथ में जल भी बनेगा। कैसे जल निकलता है? तो देखिए यहां से ये तो हो गया CH3COO, आपने लिख दिया यहां तक CH3COO। अब C2H5 जाके यहां ज्वाइन करेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और ये ऑक्सीजन मिलकर उधर बना लेता है जल, और ये बनता है एस्टर, है ना। क्या बना? एस्टर। और एस्टर में फल जैसी मीठी सुगंध स्मेल आती है। इत्र में प्रयोग करते हैं, खाने वाले इत्र में सामान में इसे डाला जाता है, एस्टरीकरण। फिर है एल्कोहल बनाने का किण्वन विधि। कई विधि हम आपको पढ़ाए हैं, जनरली पूछता है किण्वन विधि। इसमें क्या बताया गया था कि चीनी का हम लोग किण्वन करा देते हैं। क्या फॉर्मूला? C12H22O11, है ना। जल के साथ इसे लेकर के इनवर्टेज रहता है, यहाँ पे इसका किण्वन कराते हैं, है ना। एंजाइम रहता है यहाँ पे, एंजाइम किण्वन कराते हैं तो C6H12O6, फिर C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये टूट जाता है। पुनः फिर उसका किण्वन कराते हैं तो आपको बनता है C2H5OH, और यही बनता है आपका एल्कोहल एथेनॉल, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग टिंचर आयोडीन बनाने में करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग कफ सिरप में करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग टॉनिक में करते हैं, एथेनॉल का। तो और भी इस तरह से IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, और भी कुछ रिएक्शंस हैं, वो हम लेकर के आएंगे। आप क्लास में लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।